ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें से आज हम देखने वाले हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ यूजिंग फ्रेंड फंक्शन को। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है, फ्रेंड फंक्शन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंड फंक्शन को हम मल्टीपल क्लासेस में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं 2 वीडियोस बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन C++ को यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। और अगर आपने मेरी C++ प्रोग्रामिंग सीरीज से रिलेटेड प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल अमार। वैसे तो हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को ऑलरेडी देख चुके हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को देखने वाले हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। सो आप क्या करें, वीडियो को फटाफट से लाइक करें और हम चलते हैं डेव C++ पे और इसे देखते हैं प्रैक्टिकली। सो बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा प्रोग्राम बनाया हुआ है जिसे हम हर वीडियो के अंदर बनाते आ रहे हैं, बट इसे मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इसमें हमने बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग से रिलेटेड जो कोडिंग है उसे नहीं किया, क्योंकि इसे हम स्क्रैच से देखने वाले हैं। सो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक क्लास बनाई कैलकुलेटर के नाम से। उसके अंदर हमने 2 डेटा मेंबर्स बनाए A एंड B। उसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया सेट नंबर के नाम से, एक और फंक्शन बनाया शो नंबर के नाम से। उसके बाद मैंने क्या किया, मेन फंक्शन के अंदर कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया C1। C1 की मदद से हमने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया और इसमें मैंने क्या किया, 5 एंड 10 को एज एन आर्गुमेंट पास किया। तो 5 एंड 10 को रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स बनाए x एंड y के नाम से। सो 5 एंड 10 आ जाएगा x एंड y के अंदर और इन वैल्यूज़ को मैंने रखा दिया a और b के अंदर। ये a और b किसके हैं, ये C1 ऑब्जेक्ट के हैं, क्योंकि C1 ऑब्जेक्ट ने सेट नंबर फंक्शन को कॉल किया था। और कॉलर ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है कि मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये A एंड B किसके होंगे, C1 के होंगे। तो C1 के A और B के अंदर वैल्यूज़ आ चुकी हैं 5 एंड 10। उसके बाद मैंने क्या किया, C1 की मदद से शो नंबर फंक्शन को कॉल किया और यहाँ पे हमने क्या किया, शो नंबर फंक्शन के अंदर A और B की वैल्यू को प्रिंट कराया। तो यहाँ पे क्या होगा, A की वैल्यू में शो होगी 5 और B की वैल्यू में शो होगी 10। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसे कंपाइल एंड रन करके आपको दिखाता हूँ। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है 5 एंड 10। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C2 के नाम से और इसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हम क्या करते हैं कि C2 की मदद से सेट नंबर फंक्शन को कॉल करते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 15 पास करता हूँ और यहाँ से 20 पास करता हूँ। तो इस तरह क्या होगा कि C2 के A और B के अंदर वैल्यूज़ आ जाएंगी 15 एंड 20। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि C1 के अंदर 5 एंड 10 आ चुका है, C2 के अंदर 15 एंड 20 आ चुका है। मैं चाहता हूं कि मैं C1 और C2 को ऐड करूं, तो यहाँ पे मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूं C3 के नाम से और यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूं कि C1 को ऐड करूं C2 के अंदर और जो रिज़ल्ट आएगा उससे मैं रखा हूं C3 के अंदर और हम क्या करें, यहाँ पे C3 को प्रिंट कराएं। सो मैं चाहता हूँ कि 5 और 15 ऐड हों और ये बने 20। ठीक है, C3 के A के अंदर हो 20 और यहाँ पे C1 और C2 क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो इनका B भी ऐड होगा, 10 एंड 20 30 हो जाएगा। तो C3 के B के अंदर आए 30। चाहता तो मैं यही हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमें एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि ऑपरेटर ओवरलोडिंग वाले टॉपिक के अंदर हम देख चुके हैं कि
जो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं उन्हें ऐड करने वाली कोडिंग कंपाइलर नहीं जानता, इसलिए कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा, क्योंकि कंपाइलर जस्ट उन डेटा टाइप्स को ऐड करने वाली कोडिंग जानता है जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं, जैसे इंट, फ्लोट, डबल। इस तरह के जो डेटा टाइप हैं उन पे जो ऑपरेटर्स हम लगाते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, तो उनकी कोडिंग को कंपाइलर जानता है। अगर हम ऑपरेटर लगाते हैं यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप पे तो उनकी कोडिंग को कंपाइलर नहीं जानता, इसलिए कंपाइलर क्या करेगा, यहाँ पे एरर थ्रो करेगा। सो अगर हम चाहते हैं कि कैलकुलेटर टाइप के ऑब्जेक्ट्स को हम ऐड करें तो इन्हें ऐड करने वाली कोडिंग भी हमें खुद लिखनी पड़ेगी, क्योंकि कंपाइलर तो नहीं जानता कि हमने एक डेटा टाइप बाद में बनाना था कैलकुलेटर, तो इसलिए हमें इसे ऐड करने वाली कोडिंग खुद लिखनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और इसे कमेंट कर देते हैं हम, और यहाँ पे दोबारा पेस्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करता हूँ, एक सिंपल तरीके से एक फंक्शन की मदद से C1 और C2 को ऐड करता हूँ। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं करता हूँ ये कि C1 की मदद से हम ऐड फंक्शन को कॉल करते हैं, जिसके अंदर C2 को हम एज एन आर्गूमेंट पास कर देते हैं। सो क्योंकि हमने C1 की मदद से ऐड फंक्शन को कॉल किया तो ऐड फंक्शन क्या होगा, मेंबर फंक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ ऐड, और क्योंकि इसमें हमने C2 को एज एन आर्गूमेंट पास किया तो इसे रिसीव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ C, और क्योंकि ऐड फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा उसे हम रखा रहे हैं C3 के अंदर, और C3 क्या है, कैलकुलेटर टाइप का है, तो मतलब इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो कैलकुलेटर टाइप का होगा। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे कि हम चाहते ये हैं कि C1 और C2 को ऐड कराएं। तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि C1 और C2 को ऐड कराएं, तो मतलब मैं चाहता हूँ कि C1 का जो A है उसे मैं ऐड करूँ C2 के A के अंदर। तो चाहता तो मैं यही हूँ, बट यहाँ पे आप देखें कि C1 क्या है, कॉलर ऑब्जेक्ट है, तो कॉलर ऑब्जेक्ट अपने मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। तो C1 के लिए अगर हम सिंपल A भी लिखेंगे तो वो किसका होगा, C1 का होगा, क्योंकि C1 कॉलर ऑब्जेक्ट था। C2 के लिए अगर हम A को एक्सेस करना चाहते हैं तो C2 को हमने यहाँ पे एज एन आर्गूमेंट पास किया था और C में रिसीव किया था। तो अगर मैं C.A लिखूँगा तो वो किसका होगा, C2 का होगा, क्योंकि उसे हम C के अंदर रिसीव कर चुके हैं। तो ये C1 का A है और ये वाला C2 का A है, तो इन्हें मैंने ऐड किया। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जिसके अंदर हम एडिशन रखाएंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ टेम्प के नाम से, और टेम्प का जो A होगा उसके अंदर हम एडिशन रखाएंगे A की, C1 और C2 के A की। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि टेम्प के B के अंदर रखा देता हूँ B, जो कि C1 का B होगा क्योंकि वो कॉलर ऑब्जेक्ट है, और C.B। तो इस तरह हमने क्या किया, C1 के और C2 के A को ऐड किया और C1 और C2 के B को ऐड किया और रखाया टेम्प के A और टेम्प के B के अंदर। मतलब टेम्प के A और B के अंदर एडिशन आ चुकी है, टेम्प के अंदर एडिशन आ चुकी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रिटर्न करा देता हूँ टेम्प को। तो टेम्प यहाँ पे रिटर्न होगा तो वैल्यू आएगी जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था और वो चली जाएगी C3 के अंदर। तो टेम्प C3 के अंदर आ चुका है, तो C3 के A और B के अंदर क्या होगी, एडिशन होगी। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँ, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें शो हो रहा है A में 20 और B में 30, और हम भी यही चाहते थे कि C1 और C2 का जो A है वो आपस में ऐड हो, 5 और 15 20 बनेगा,
और C1 और C2 का जो B है वो आपस में ऐड हो, 10 and 20 बनेगा 30। बट हम तो चाहते थे कि हम इसे ऐड करें C1 प्लस C2 की तरह। सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने फंक्शन का नाम रखा है ऐड। हम चाहें तो फंक्शन का नाम कुछ और भी रख सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फंक्शन का नाम रखता हूँ ऐड नंबर। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा ऐड नंबर। तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ऐड नंबर। तो हम फंक्शन का नाम चेंज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अगर चाहें तो फंक्शन का नाम प्लस भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड नंबर की बजाय लिखता हूँ प्लस। तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ प्लस। अगर ऐसा हो पाता तो ये हमें कुछ इस तरह की फीलिंग दे रहा है C1 प्लस C2। बट क्योंकि फंक्शन और वेरिएबल का नाम ऑपरेटर नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हम इसका नाम प्लस नहीं रख सकते। इस तरह क्या होगा, कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। तो C++ वालों ने हमें बताया कि अगर आप किसी भी फंक्शन का नाम ऑपरेटर रखना चाहते हैं तो आप क्या करें, उससे पहले ऑपरेटर कीवर्ड लगाएं। तो हम ये कर सकते हैं कि प्लस से पहले कीवर्ड लगाएं ऑपरेटर। तो ये फंक्शन का नाम हो सकता है और वैलिड नाम होगा। तो यहाँ पे भी हमें लिखना पड़ेगा ऑपरेटर। बट हम तो चाहते थे कि हम इसे इस तरह से लिखें। तो C++ वालों ने कहा कि अगर आप किसी भी फंक्शन का नाम ऑपरेटर रखते हैं, ऑपरेटर के साथ, ऑपरेटर कीवर्ड के साथ, तो उसे कॉल करते वक्त अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे डॉट को इरेज कर सकते हैं। और अगर आप डॉट को इरेज करेंगे तो यहाँ पे ऑपरेटर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि C1 प्लस C2 लिख सकते हैं। बट यहाँ पे हम लिख सकते हैं C1 प्लस C2, बट इसे आप रीड इसी तरह ही करें कि C1 ने कॉल किया किसे, ऑपरेटर प्लस को, और C2 उसमें एज एन आर्गूमेंट पास हुआ। या फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि C1 ने कॉल किया प्लस को और C2 उसमें एज एन आर्गूमेंट पास हुआ। तो इस तरह भी अगर हम लिखेंगे तो आंसर हमारा सेम ही आने वाला है। तो इसे हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग को फ्रेंड फंक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ कि इसे भी यहाँ से कमेंट कर देता हूँ और इसे हम कॉपी भी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। फ्रेंड फंक्शन में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जो फ्रेंड फंक्शन होता है वो क्लास का मेंबर फंक्शन नहीं होता। फ्रेंड फंक्शन को हम क्लास से बाहर बनाते हैं। तो मैं इसे यहाँ से कट करता हूँ और हम क्या करते हैं, इसे क्लास के बाहर रखते हैं और मैं इसकी फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। हमने क्या किया, फ्रेंड फंक्शन को क्लास के बाहर रखा यहाँ पे, और हम क्या करते हैं कि फ्रेंड फंक्शन को डिक्लेयर भी करा देते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसकी डेफिनेशन को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न टाइप से पहले फ्रेंड कीवर्ड लगाना पड़ेगा ताकि कंपाइलर को पता चले कि ये जो ऑपरेटर प्लस है ये इस क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। तो एक और बात मैंने बताई थी कि जो फ्रेंड फंक्शन है उसका कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि C1 की मदद से कॉल कर रहे हैं प्लस को और उसमें C2 को एज एन आर्गूमेंट पास कर रहे हैं। बट क्योंकि फ्रेंड फंक्शन में कोई भी कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता तो लिखेंगे तो हम इसी तरह ही C1 प्लस C2। बस इसे रीड हम इस तरह से करेंगे कि ऑपरेटर प्लस फंक्शन कॉल हुआ और उसमें C1 और C2 एज एन आर्गूमेंट पास हुए। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑपरेटर प्लस फंक्शन कॉल होगा और उसमें C1 और C2 एज एन आर्गूमेंट पास होंगे।
बट हम इसे लिखेंगे इसी तरह C1 प्लस C2। सो अगर ऑपरेटर प्लस कॉल हुआ और C1 और C2 एज एन आर्गूमेंट पास हुए, तो यहाँ पे रिसीव करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, दो ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। एक में हम C1 को रिसीव करेंगे और दूसरे में C2 को रिसीव करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेटर टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, इसका हम नाम रख लेते हैं x, और दूसरा एक ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ y के नाम से। सो C1 को हमने रिसीव किया x में और C2 को y के अंदर। तो यहाँ पे क्योंकि कॉलर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, फ्रेंड फंक्शन का कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली a को एक्सेस नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि C1 x के अंदर आ चुका है तो x की मदद से a को कॉल करेंगे, x डॉट a, और यहाँ पे y डॉट a, x डॉट b एंड y डॉट b। सो क्योंकि इसकी डेफिनेशन हम चेंज कर चुके हैं तो मैं इसे यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग कर सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। इसमें बस आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं होता फ्रेंड फंक्शन में, तो यहाँ पे प्लस फंक्शन कॉल होगा और उसमें C1 और C2 एज एन आर्गूमेंट पास होंगे। सो अब अगर मैं इसे कंपाइल एंड रन करूँगा तो सेम ही आंसर आने वाला है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि A में हमें वैल्यू मिल रही है 20 और B में हमें वैल्यू मिल रही है 30, जो कि हम चाहते थे, क्योंकि 5 और 15 ऐड होंगे तो 20 बनेगा, 10 और 20 ऐड होंगे तो 30 बनेगा। सो इस तरह हम क्या कर सकते हैं कि बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड कर सकते हैं यूजिंग फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ आने वाली हैं। सो आप क्या करें, मेरी C++ ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स वाली प्लेलिस्ट को यहाँ से एक्सेस करें। इस प्लेलिस्ट के अंदर आपको तमाम वीडियोस सीक्वेंस में देखने को मिलेंगी। और अगर आप जस्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप मेरी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप C++ से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरी C++ एग्जाम्पल प्रोग्राम वाली प्लेलिस्ट को भी यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने तमाम टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम को कवर किया हुआ है। सो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।